Hello friends, this is our fifth number lecture and we are going to discuss about the radiation. तो देखेंगे बेसिकली रेडिएशन क्या होता है। तो इसके पहले दो बेसिक पॉइंट्स देख लेंगे, कंडक्शन कन्वेक्शन। ओके, तो सबसे पहले होगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो भी हीट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, या तो फिर जब हीट फ्लो होता है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। जब ये हीट ट्रेवल होता है तो इसके लिए किसी का रिक्वायरमेंट होता है, उसे कहेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहाँ पे तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है। फर्स्ट होगा कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है उसे देख लेंगे। कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स। ओके, इसमें अगर कोई सॉलिड होता है और उस सॉलिड में से हीट, एक पॉइंट हमने हीट प्रोवाइड किया और वही हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। यानी कंडक्शन का प्रोसेस होता है बेसिकली इन सॉलिड्स। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स या तो फिर जो भी एटम्स होते वो हीट गेन करने के बाद वही हीट दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल, ये हीट कैरी फॉरवर्ड होता है और वहां पे हीट का ट्रांसफर होता है। सेकंड वाला प्रोसेस होगा कन्वेक्शन। ये जो कन्वेक्शन वाला प्रोसेस है ये बेसिकली होता है फ्लूइड्स में, दैट इज इन लिक्विड। बेसिकली फ्लूइड्स में आते हैं एयर एंड लिक्विड्स। तो कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट फ्लोज थ्रू द फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स के अंदर आ जाएंगे लिक्विड एंड गैसेस। सेकंड, तो इन दोनों में से जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होगा उसे कहते हैं कन्वेक्शन। तो पहले केस में क्या हुआ, तो एटम या तो फिर जो मॉलिक्यूल्स थे कंडक्शन में वो एक्चुअली मूव नहीं हुए थे, वहां पे उन्होंने सिर्फ हीट को आगे भेजा था। इस केस में, सेकंड वाले केस में, जो पार्टिकल्स होते ये एक्चुअली मूव कर जाते, यानी कि जिस पार्टिकल ने हीट गेन किया वो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा। जब वो पार्टिकल चला जाएगा तो उसी के साथ उसकी हीट भी चला जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो ये प्रोसेस हुआ कन्वेक्शन। एंड थर्ड वाला जो हम पढ़ने जाने वाले हैं दैट इज द रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है बेसिकली देखेंगे। रेडिएशन इज आल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इस केस में भी हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले केस में सॉलिड होना था, सेकंड में फ्लूइड्स होते, तो यहाँ पर मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। विदाउट एनी मीडियम अगर हीट ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। अब इसका सेकंड मीनिंग ये भी होगा एमिशन ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी बॉडी उसमें से एनर्जी एमिट करता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे बेसिकली रेडिएशन। तो रेडिएशन के दो मीनिंग्स बेसिकली विच आर इक्वल टू ईच अदर, कि फर्स्ट रेडिएशन इज द प्रोसेस या तो फिर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड वन, नेक्स्ट पॉइंट इज रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ एमिशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे मीडियम नहीं है, इसका मतलब ये वैक्यूम में से भी पास होगा। ओके, और वैक्यूम में से कौन ट्रैवल करता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो वैक्यूम में से सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ट्रैवल करते हैं। सो रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं, थ्रू वैक्यूम भी रेडिएशन पॉसिबल है। अगर अब देखेंगे कि रेडिएशन कहाँ कहाँ पे होता है। समझो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अब ये सब्सटेंस अगर ट्रांसपेरेंट होता है, एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे ग्लास। तो ग्लास में से जैसे रेडिएशन पास होगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये ट्रांसफर होगा तो इस केस में अगर कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें से भी रेडिएशन पॉसिबल है। लेकिन समझो यहाँ पे हमने एक अनदर मटेरियल लिया, यहाँ पे समझो एक कॉपर का प्लेट है। तो अब ये कॉपर के प्लेट के ऊपर हमने रेडिएशन पास किया तो इसमें से ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी रेडिएशन हमने इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया था तो वो रेडिएशन इसको स्ट्राइक करने के बाद ये जो प्लेट है, ये प्लेट इसमें से कुछ ना कुछ गेन कर लेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा,
जिसकी वजह से इस प्लेट का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू रेडिएशन। सबसे पहले मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होते हैं, तो 3 मोड से ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन के बेसिक पॉइंट देख लिया हमने, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमिशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे जो बॉडी ये एनर्जी इमिट करता है उसे कहेंगे हम थर्मल रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं थर्मल रेडिएशन, यानी कि द प्रोसेस इन विच बॉडी एमिट्स द एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन, या तो फिर थर्मल, यस ओके, इट इज कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। तो ये था बेसिक पॉइंट। अब देखेंगे किसी बॉडी के ऊपर जब हम रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं तो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा और कितना ट्रांसमिट होगा, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या होता है। तो इसके लिए समझो हमारे पास Q अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है। जब भी कोई एनर्जी हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करते, इंसिडेंट कर देते, या तो फिर कोई भी बॉडी किसी एनर्जी को एक्सपोज होता है, तो वहां पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है एंड कुछ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब ये किसी बॉडी को हमने बॉडी के ऊपर इंसिडेंट किया, तो समझो इसमें से QA अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ, QR अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हुआ एंड QT अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हुआ। तो तीनों को मिलाने के बाद हमें मिलने वाले टोटल थर्मल एनर्जी दैट इज विच इज इंसिडेंट। तो समझो हम इस इक्वेशन को डिवाइड बाय Q करेंगे, हर तरफ जितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी था उससे हम इसको Q से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप इसको Q से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे Q बाई Q आ जाएगा 1, सो 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, दैट इज इट, यहाँ पे रेशियो हुआ एनर्जी का एब्जॉर्ब टू द इंसिडेंट। तो इसको लिखते हैं A प्लस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट, तो इसको लिखेंगे, दिस रेशियो को लिखेंगे हम R प्लस यहाँ पे QT बाई Q दैट इज ट्रांसमिटेड टू द इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो रेशियो हुआ इसको लिखेंगे T, यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ था। तो यहाँ पे A प्लस R प्लस T, हर एक का टोटल कितना हो जाएगा 1। तो एक बेसिक इक्वेशन हमने डिराइव किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था QA डिवाइडेड बाई Q दैट इज द रेशियो ऑफ amount of heat absorbed by body to the amount of heat striking on the body is called as coefficient of absorption, is called as coefficient of absorption, और इसे कहते हैं absorptive power। सेकंड वाला डेफिनेशन देखेंगे हम, यहाँ पे जितना भी रेडिएशन का प्रोसेस है इसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है और बहुत कम इसमें से फॉर्मूले आने वाले हैं, या तो फिर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पार्ट बहुत ही कम होगा और वो भी इजी है। सेकंड वाला था QR डिवाइडेड बाय Q दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी टू द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्ट्राइकिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड डेफिनेशन होगा दैट इज coefficient of transmission, that is QT divided by Q, that is the amount of thermal energy transmitted to the amount of thermal energy incident on the body। this ratio को कहने वाले हैं coefficient of transmission। तो बेसिकली ये 3 डेफिनेशंस हमने देख लिया और तीनों कोएफिशिएंट का जो एडिशन होता है इट इज इक्वल टू 1। अब 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें से अगर किसी 2 का वैल्यू 0 हुआ तो रिमेनिंग जो रहेगा इट इज इक्वल टू 1। तो उस केस में इसको क्या क्या कहा जाता है, समझो अगर हमें मिला इफ A इक्वल्स टू 1 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू 1, इस केस में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कितना हुआ 0, यानी कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंस होगा इट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो भी बॉडी इस तरह से एक्ट होगा या तो फिर किसी बॉडी का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर 1 आता है तो उसे कहेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर। सेकंड लिखेंगे R, इफ R इक्वल्स टू 1, जब R इक्वल्स टू 1 आ जाएगा
उस केस में ए एंड टी आर ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इस केस में जितना भी इंसिडेंट उसके ऊपर हुआ है, किसी भी बॉडी के ऊपर जितना हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया उतना का उतना वो क्या करने वाला है, रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो इसे कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ऐसे बॉडी को कहने वाले हम परफेक्ट रिफ्लेक्टर। बहुत सिंपल पॉइंट्स है इस केस में, वन बाय वन हम इसको स्टडी कर लेंगे। थर्ड, ट्रांसमिशन वाला। अब यहाँ पे टी आर इक्वल्स टू आएगा 1। तो यहाँ पे जितना भी एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी हमने उसके ऊपर इंसिडेंट किया उतना का उतना वो क्या करने वाला है, ट्रांसमिट करने वाला है। तो इस केस में अगर टी आर इक्वल्स टू 1 आता है तो इसे कहेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट ट्रांसमीटर। ओके, these are the basic terms: perfect absorber, perfect reflector and perfect transmitter। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम इंसिडेंट, रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं और वो पूरे के पूरे अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि परफेक्ट एब्जॉर्बर, इससे ही कहेंगे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यानी कि अगर किसी के लिए, किसी बॉडी के लिए A इक्वल्स टू 1 होता है तो उस बॉडी को कहा जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, या तो फिर हम जिसे कहेंगे बेसिकली ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन कितना होता है, नियरली 1, यानी कि जितना भी रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। वहां पे ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ना के बराबर होगा। इसके अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक इसका एग्जांपल है। लैंप ब्लैक यानी कि दिया, या तो फिर जब भी दिया कुछ जलाते हम तो वहां पे एक कालीन निकलती ऊपर, उस कालीन को कहते हैं लैंप ब्लैक। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि डायएथरमैनस सब्सटेंस एंड एथरमैनस सब्सटेंस क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे डायएथरमैनस सब्सटेंस क्या होता है, डायएथरमैनस। ओके, अब देखो डायएथरमैनस सब्सटेंस में अगर किसी भी बॉडी के थ्रू रेडिएशन पास होता है, समझो यहाँ पे हमने रेडिएशन स्ट्राइक किया था और ये रेडिएशन ट्रांसमिट हुआ, तो इस केस में ये जो सब्सटेंस होगा ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और इसे कहते हैं डायएथरमैनस सब्सटेंस। और डायएथरमैनस सब्सटेंस के लिए कंडीशन क्या होगा कि टी आर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी सब्सटेंस में टी आर इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है। तो सब्सटेंसेस थ्रू विच रेडिएशन ट्रांसमिट्स इज कॉल्ड एज डायएथरमैनस सब्सटेंस। इसका अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल आ जाएगा ग्लास, उसके बाद ड्राई एयर, उसके बाद क्वार्ट्ज। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायएथरमैनस सब्सटेंस। ये बेसिक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट बेसिक पॉइंट होगा एथरमैनस सब्सटेंस। तो ये डायएथरमैनस था, इसके अपोजिट जो सब्सटेंस होगा विच इज कॉल्ड एज एथरमैनस सब्सटेंस। अब देखो डायएथरमैनस में क्या हुआ था कि ट्रांसमिशन इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो था इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो रहा था। लेकिन समझो हमारे पास यहाँ पे वुड है, एग्जांपल हमने कंसिडर किया वुड, और इसके ऊपर कुछ इंसिडेंट एनर्जी स्ट्राइक हुआ, रेडिएशन स्ट्राइक हुआ। जैसे रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ तो इसमें से कुछ भी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होने वाला, यानी कि इस केस में टी आर जो होगा इट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि द सब्सटेंस फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज एथरमैनस सब्सटेंस। इसका एग्जांपल क्या हुआ, वुड, मॉइस्ट एयर, इसके बाद कॉपर, आयरन। These are the examples of एथरमैनस सब्सटेंस। यानी कि इस केस में हमने ये 3 डेफिनेशंस देख लिए, परफेक्ट एब्जॉर्बर विच इज नोन एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट ट्रांसमीटर, एंड उसके बाद 2 कंडीशन एथरमैनस सब्सटेंस एंड डायएथरमैनस सब्सटेंस। तब बात करेंगे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करेगा और हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी को किस तरह से बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, a body which absorb all the radiant energy incident on it is called as perfect black body. For perfect black body coefficient of absorption equals to 1, यानी कि इस केस में ट्रांसमिशन जो होगा वो ट्रांसमिशन 0 होगा, टी आर इक्वल्स टू 0, एंड जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 होगा। तो ऐसे बॉडी को कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी।
अब देखो यहाँ पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होने वाला, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, जो भी उसके ऊपर रेडिएशन जाने वाला वो उसी को एब्जॉर्ब करने वाला है। इसीलिए इसका जो कलर होगा इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ कलर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे जो बॉडी होगा उसका कलर होता है ब्लैक। अब इसके एग्जांपल्स भी हमने अभी देखे थे, लैंप ब्लैक एंड सेकंड प्लैटिनम ब्लैक आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जनरली जो भी रेडिएशन लैंप ब्लैक या तो फिर प्लैटिनम ब्लैक के ऊपर स्ट्राइक होता है उसमें से 97% रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है और 3% विच इज़ वेरी स्मॉल वो शायद रिफ्लेक्ट या तो फिर ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इस केस में 90% जो रेडिएशन होगा वो एब्जॉर्ब किया जाता है। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी को कंसेप्ट हम और थोड़ा सा डीप में देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि बॉडी किस तरह से बनाया जाता है। तो समझो हमारे पास दो बॉडीज है, ओके, जनरल दो बॉडीज कंसिडर करने, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, वर्किंग एट सेम टेम्परेचर, हैविंग सेम एरिया। इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा, तो दोनों एरिया सेम हो गए। इसका टेम्परेचर T1 होगा और इसका टेम्परेचर T2 होगा, तो दोनों भी क्या कंसिडर किया हमने, इक्वल। अब ये जो फर्स्ट बॉडी होगा इट इज पॉलिश, इट इज पॉलिश, एंड सेकंड वाला जो होगा इसको हम कहेंगे, इसको पेंटेड ब्लैक, इसको हमने पेंटेड किया ब्लैक कलर से, ओके, और दोनों के ऊपर कुछ रेडिएशन स्ट्राइक किए, बोथ आर एक्सपोज टू द रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी रेडिएशन आएगा वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी रेडिएशन आ जाएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले केस का पॉलिश सरफेस अगर होता है तो उस केस में रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बहुत ही कम होगा। यानी कि इस केस में रिफ्लेक्शन जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली ये वाले केस में जो पेंटेड ब्लैक बॉडी था, जब इसको हम एक्सपोज करेंगे टू द रेडिएशन तो ये मैक्सिमम क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है, और बहुत स्मॉल पार्ट ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट या तो फिर ट्रांसमिट कर देगा। तो इस वाले केस में एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्शन, ओके। तो इस केस में दोनों को कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा इसका टेम्परेचर उतना बढ़ने लगेगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए ये जो पेंटेड ब्लैक बॉडी होगा इसको सबसे ज़्यादा एमिट भी करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें से मैक्सिमम रेडिएशन एमिट करने लगेगा, यानी कि जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ये एमिट करेगा। जब ये ऐसा करेगा तभी इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, कांस्टेंट। सो फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या तो फिर टोटल एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू एमिशन। इसका मतलब जो गुड एब्जॉर्बर है, इट इज गुड एब्जॉर्बर, ओके, उसको ज्यादा से ज्यादा एमिट करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गुड एमिटर। गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एब्जॉर्ब कम हुआ और एमिट भी कम हुआ, यानी कि पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर एमिटर, ओके, क्लियर हुआ। पुअर एब्जॉर्बर है, पुअर एमिटर, लेकिन जो पुअर एब्जॉर्बर था ये क्या था, गुड रिफ्लेक्टर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गुड रिफ्लेक्टर। सो गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर। तो ये बेसिक था, ये तीन स्टेटमेंट आपको याद रखना है, गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर एमिटर, उसी का मतलब होता है गुड रिफ्लेक्टर इज पुअर एमिटर। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जिसको हमारे बुक में इंक्लूडेड किया है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस पॉलिश सरफेस एंड पेंटेड ब्लैक बॉडी। तो यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जो हमारे थर्मोप्लास्क होते हैं उनके ऊपर सिल्वर कलर मोस्टली प्रीफर किया जाता है। जब भी आप किसी भी मिल्टन फ्लास्क को ऑर्डर करते हो मार्केट में फ्लिपकार्ट से, तो उसका जो कलर होता है इट इज सिल्वर इन कलर। अब सिल्वर कलर क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सरफेस पॉलिश होता है और सिल्वर कलर की वजह से
वो क्या करने वाला है, मैक्सिमम जो उसका एमिट होगा उसके ऊपर वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और वो एमिट भी नहीं करेगा। इसलिए जो थर्मोफ्लास्क होते दे आर जनरली सिल्वर कोटेड, क्योंकि वो क्या है, पुअर एब्जॉर्बर। कुछ भी बाहर से रेडिएशन उनके ऊपर आता है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करने वाले, और जो भी अंदर होगा उसको वो एमिट भी नहीं करने वाले। इसलिए मोस्ट ऑफ द थर्मोफ्लास्क आर सिल्वर कोटेड। ये इसके पीछे का बेसिक रीजन है, उसके लिए ये हमने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है फेरिस ब्लैक बॉडी। अब देखेंगे इसके एक एक पार्ट और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। यहाँ पे दो स्पेरिकल होलोस्फीयर है, ओके, और इस होलोस्फीयर के अंदर दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। जो बाहरी सर्कल है इट इज सिल्वर पॉलिश सरफेस। अभी हमने देखा कि किसी भी सरफेस को हम सिल्वर पॉलिश क्यों करते हैं, क्योंकि इसके वजह से इसमें जो एमिशन होगा वो एमिशन कम से कम हो सके, यानी कि यहाँ से एमिशन बहुत कम होगा, ओके। तो फॉर दैट पर्पज इट इज सिल्वर पॉलिश सरफेस। जो आउटर सरफेस होगा स्फीयर का वो सिल्वर पॉलिश होगा। इसके बाद इनर सर्कल है, दैट इज द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये जो इनर सरफेस है इट इज कोटेड विथ लैंप ब्लैक। अब लैंप ब्लैक इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी, ओके। तो इसके अंदर से हमने कालीन जो है इसका एक लेयर चढ़ा के रखा है, जिसके वजह से जो भी रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक होगा उसका वो मिनिमम 97% उसका वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे जो भी एयर था उसको इवैक्यूएट किया गया, यानी कि इस एयर को निकालने की वजह से यहाँ से रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं हो सकते, इसलिए इसको हमने किया इवैक्यूएट। अगर यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स रहते तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते और यहाँ पे रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये जो स्पेस था बिटवीन टू सरफेसेस इसको इवैक्यूएट किया। अब यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्शन क्यों किया गया, और यहाँ पे एक ओपनिंग है। थ्रू दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग से हम एक इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करेंगे, इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करेंगे। इंसिडेंट रे इसको स्ट्राइक हो जाएगा इस कोनिकल प्रोजेक्शन को। जैसे कोनिकल प्रोजेक्शन पे स्ट्राइक होगा तो देखो यहाँ पे इस कोनिकल प्रोजेक्शन के साथ कुछ एंगल बन रहा है। अगर ये कोनिकल प्रोजेक्शन हमने हटा दिया तो ये सीधा इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन रखा। जैसे इस कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर ये स्ट्राइक होगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर ये वाले सरफेस से, यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, फिर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, फिर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, यानी कि बेसिकली इसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। एक ही रे हमने भेजा था उसमें से 90% एब्जॉर्ब किया, फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ अंदर, इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गए जिसके वजह से मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाएगा और कोई भी रेडिएशन रेज यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। फॉर दिस पर्पस हमने इसको कोनिकल प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया था। अगर ये नहीं प्रोवाइड करते तो सीधा वो रिवर्स डायरेक्शन में बाहर जाता। तो इसके वजह से जितना भी रेडिएशन वो मैक्सिमम रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। सो ये था पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी कि किस तरह से फेरिस ब्लैक बॉडी हम डेवलप कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कैविटी रेडिएशन क्या होता है। तो बेसिकली जिस तरह से फेरिस ब्लैक बॉडी वर्क करता है उसी तरह से कैविटी रेडिएशन में प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लॉक होगा मटेरियल का और इस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होगा एक कैविटी, और उस कैविटी को हमें, उस ब्लॉक को हमें ड्रिल करना होता है एक स्मॉल होल। जैसे हम एक स्मॉल होल उसको ड्रिल करेंगे तो वो जिस तरह से एपर्चर काम करता था फेरिस ब्लैक बॉडी में उसी तरह से वो स्मॉल होल यहाँ पे वर्क करेगा। समझो यहाँ पे एक ब्लॉक है और इसके अंदर जो डॉटेड पोर्शन मैंने निकाला यहाँ पे एक कैविटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक होल ड्रिल करेंगे। वो होल कहाँ तक ड्रिल करना है, जब तक ये कैविटी ओपन नहीं होती तब तक इस होल को हमें ड्रिल करना है। अब यहाँ पे जो भी रेडिएशन हम इस कैविटी थ्रू एंटर कर लेंगे वो यहाँ पे अंदर इंटरनल मल्टीप्लिकेशन होगा रिफ्लेक्शन का एंड इट विल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। सो इस बॉक्स को कहा जाता है या तो फिर इस ब्लॉक को कहा जाता है कैविटी रेडिएटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कैविटी रेडिएटर क्या होता है और किस तरह से वर्क करेगा। सेकंड थिंग, अगर हमने इस ब्लॉक को टेम्परेचर देना स्टार्ट किया
तो थोड़ी देर बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें से अब रेडिएशन बाहर की तरफ आ जाएगी, इसमें से जो रेडिएशन है ये रेडिएशन बाहर की तरफ आ जाएंगे एंड इट विल एक्ट लाइक अ ब्लैक बॉडी। ये जो रेडिएशन होगा, जिस तरह से ब्लैक बॉडी में रेडिएशन होता है उसी तरह से इसमें से भी रेडिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है इस टेम्परेचर के ऊपर। इस बॉक्स का साइज कितना है, इसका मटेरियल कितना है, इसके ऊपर रेडिएशन डिपेंड नहीं होता। रेडिएशन डिपेंड होता है कि हम यहाँ पे कितने हाई टेम्परेचर पे इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेडिएशन निकलेगा उसे कहेंगे कैविटी रेडिएशन। तो ये था बेसिक रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एमिशंस क्या होते हैं।